दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो सखाराम की आंख खुल गई। हड़बड़ा कर उठ बैठा। कुत्ते कुछ ऐसे अंदाज में भौंक रहे थे जैसे रो रहे हैं। अंधेरा तो जब वह सोया था तब भी था, मगर उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरा कुछ और गहरा गया है। अमावस की रात थी। चांदनी का तो सवाल ही नहीं, लेकिन तारे बिना जाने कहाँ गायब हो गए हैं। बरसात का मौसम नहीं था। शाम को उसने देखा था कि आसमान पर बादल का एक छोटा सा टुकड़ा भी कहीं नहीं। शायद जाड़े की धुंध थी जिसने सितारों को अपनी काली चादर में लपेट रखा था। ये धुंध थी या धुआं था या धुएं का बादल था, इनमें सखाराम का गला घुटता हुआ महसूस होता था। शायद ये उसका वहम ही हो। भला अंधेरे से भी किसी का गला घुटा है? शायद। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है मुझे घबराहट हो रही है। उसने अपने कलाई पर लगी हुई घड़ी देखी। अंधेरे में चमकने वाली सुइयां बता रही थी कि 4 बजने में 5 मिनट हैं। बाजार के चौकीदार 4:30 बजे अपना पहरा खत्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। पौ फटेगी 5:30 बजे। उसको दुकानों का सफाया करने में बस यही 1 घंटा लगेगा। चोरी उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पिछले 3 बरस में कई बार उसने जेल की हवा खाई थी। 2 बार बंबई की पुलिस ने उसे तड़ी पार किया था। इस बार तो उन्होंने उससे साफ साफ कह दिया था कि बंबई में उसकी शक्ल भी नजर आई तो सीधा उसका चालान कर देंगे, चाहे उसने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो। सो सखाराम पूना चला आया था, मगर यहाँ का मौसम चोरों के लिए ठीक नहीं था। रात को लोग सर्दी के मारे सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोते थे। पुलिस वाले कमबख्त भी हर वक्त चक्कर लगाते रहते थे। 2-4 हवलदार उसको पहचानते भी थे। क्यों सखाराम, बॉम्बे पुलिस ने कर दिया ना तुझे तड़ीपार? याद रखना, हम तड़ीपार नहीं करते। जरा सा शक भी हो तो सीधा जेल खाने में बंद कर देते हैं। इन हालात में कोई शरीफ आदमी या शरीफ चोर करे तो क्या करे। 2-4 ही दिन में जेब में जो जमा पूंजी थी वह खत्म हो गई। सखाराम ने सोचा अपने गांव वापस चला जाए। पूना से 100-125 मील पर ही था, मगर जाए तो कैसे? 3 बरस के बाद अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा? गांव छोड़ते वक्त उसने बिठोबा के मंदिर में जाकर अपनी बीवी के सामने कसम खाई थी कि वह उस वक्त ही वापस आएगा जब उसके हाथ में 4 पैसे होंगे, ताकि साहूकार से अपनी जमीन छुड़ा ले, अपने झोपड़े की मरम्मत करा ले और हल जोतने के लिए एक जोड़ी कोल्हापुरी बैलों को खरीद ले। बस इतनी सी दुनिया थी उसकी। 2 एकड़ जमीन, एक जोड़ी बैल, एक हल, झोपड़े की 4 दीवारें और फूस की छत और सावित्री। जब जब उसे अपनी बीवी सावित्री की याद आती थी तो हर बार उसके दिल में दर्द की एक मीठी मीठी सी टीस उठती थी। गांव भर में एक छोकरी भी तो सावित्री जैसी नहीं थी। आम की कैरियों जैसी आंखें, ये लंबे लंबे रेशम जैसे मुलायम बाल, जिनका जूड़ा बनाकर उसमें एक जंगली फूल लगा लेती थी तो सखाराम के मन में कमल खिल उठते। दुबली पतली मगर सुडौल जिस्म, 9 गज की साड़ी और फंसी हुई चोली में और भी गजब ढाती थी। हंसमुख ऐसी कि घर में खाने को हो ना हो, फिर भी हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। कोई सहेली अगर हमदर्दी जताती तो कहती, मुझे क्या चिंता है, मेरे घर वाले के मेहनत करने वाले 2 हाथ सलामत चाहिए, सब दलिद्दर दूर हो जाएंगे। सावित्री का ख्याल आते ही सखाराम अंधेरे में मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथों को अपने सामने फैला दिया। वह एक हाथ से दूसरे हाथ को छूकर महसूस तो कर सकता था, मगर वह अपने हाथों को देख ना सकता था। इन 2 हाथों ने, जो मेहनत से खुरदुरे और सख्त हो गए थे, क्या क्या न किया था। हल चलाया था, बीज बोया था, सिंचाई की थी, नलाई और कटाई की थी, अनाज को छाछ कर बोरियों में भरा था, बोरियों को उठाकर बैलगाड़ियों में रखा था।
फिर वह सब बोरियां साहूकार के यहाँ पहुंचा आया था और साहूकार ने वही खाता खोलकर हिसाब बताया था कि अनाज से कर्जा पूरा नहीं हुआ और उसको अपना बैल भी ब्याज में देना होगा। एक बैल तो पहले ही बूढ़ा और बीमार होकर मर चुका था, दूसरा साहूकार के हवाले किया और गाड़ी को इन्हीं दो हाथों से घसीटता हुआ घर वापस ले आया। उस दिन सखाराम ने बंबई आने का फैसला किया। उसने सुना था कि शहर में काम बहुत है, मेहनत मजदूरी करने वालों के दो हाथ होने चाहिए। मिलों में तो इन दो हाथों का कोई खरीदार ना मिला, सो उसने इन हाथों से बोझा उठाया था। अनाज की बोरियां मालगाड़ी से उतारकर ट्रकों में भरी थीं और ट्रकों से उतारकर गोदामों में भरी थीं, और इन बोरियों में से उसको गेहूं की ऐसी जानी बूझी सौंधी सौंधी खुशबू आई थी कि उसने सोचा, मुमकिन है मेरे खेत से पैदा हुआ अनाज भी इन बोरियों में भरकर आ गया हो। कुछ गोदामों में खुफिया तरीके से माल रात को उतारा जाता था। सखाराम जानता था कि यह काला बाजार है, मगर यहाँ मजदूरी दुगनी मिलती थी। 4 रुपए की बजाय 8 रुपए रोज। शाम को 4 आने की ऊसल पाव खाकर ऊपर से ठंडा पानी पी लेता और बस। सिनेमा की रंग बिरंगी रोशनियां आंखें चमका कर उसको बुलाती, उसके रंगीन पोस्टरों की अधरंगी तस्वीरें उसको लुभाती, मगर सखाराम सोचता, मेरी सावित्री इन सबसे खूबसूरत है, मैं इनको देखने के लिए क्यों अपनी मेहनत की कमाई खर्च करूं। उसकी अंटी में 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 100 से 200 रुपए इकट्ठे होते जा रहे थे और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका खेत, उसके बैल, उसका गांव, उसकी सावित्री उसके करीब आते जा रहे हैं। और दिन भर मेहनत करने के बाद जब वह इन्हीं हाथों को तकिया बनाकर फुटपाथ पर सो जाता तो उसके ख्वाब में सावित्री के पैरों की छागल सुनाई देती और वह अपनी मछली जैसी सुडौल जिस्म को 9 गज की साड़ी में लपेटे उसके लिए भाकरी और साग और प्याज की गठियां लाती और खेत की मुंडेर पर ही बैठकर वह खाना खाते। कभी कभी बच्चों की तरह सावित्री निवाला बनाकर सखाराम को देती और कभी वह शरारत से सावित्री को उंगली काट लेता, और जब वह इस पर खिलखिलाकर हंस पड़ती तो फिर वह निवाला बनाकर सावित्री के मुंह में देता और उसके नाजुक सफेद दांत सखाराम की मजबूत खुरदुरी उंगली को नरमी से अपनी पकड़ में ले लेते, फिर दांतों की जगह होंठ ले लेते। सावित्री के अंगूरों जैसे ऊदे और रस भरे होंठ, और सखाराम को महसूस होता कि वह नरमी और प्यार की एक लहर में डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, और वह नहीं चाहता कि कोई उसे डूबने से बचाए। एक दिन सखाराम सुबह को देर से उठा, अंगड़ाई लेकर रात भर की नींद का नशा दूर किया, फिर राम का नाम लेकर खड़ा हो गया और उसे अपनी अंटी जहां वह सब रुपए रखता था थोड़ी सी हल्की लगी। घबरा कर जल्दी से खोल कर देखा तो सब रुपया गायब। 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया। कहाँ है बदमाश? वह बेतहाशा चिल्लाया। कौन बदमाश? किसी ने पूछा। जो मेरे करीब यहाँ फुटपाथ पर सो रहा था, रात को बड़ी देर तक मुझसे मीठी मीठी बातें करता रहा। मैंने उसको बताया, हाँ मैंने ही उसको बताया था कि मेरे पास 350 रुपए जमा हो चुके हैं। एक बूढ़ा भिखारी जो एक कोने में बैठा सब कुछ देखता रह रहा था और उस फुटपाथ की सब खबरें रखता था, बोला, अरे भीखू अब नहीं मिलेगा, वह तो कहीं बैठा तुम्हारे रुपए से दारू पी रहा होगा। पूरे 3 दिन उसने शहर की खाक छानी, हर दारू बनाने और दारू बेचने के गैर कानूनी अड्डे पर हो आया। बड़े बड़े अजीब आदमियों से उसकी मुलाकात हुई। उसमें से कई चाहते थे कि वह भी दारू की सप्लाई करने के धंधे में लग जाए। एक ही महीने में उसका सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। मगर सखाराम को काम नहीं चाहिए था, उसको भीखू से बदला लेना था, जिसने उसकी 3 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया था। आखिरकार चौथे दिन धारावी के एक झोंपड़े में भीखू को पकड़ पाया। वह एक मेज पर बोतल और गिलास और भुने हुए चनों की एक प्लेट रखे दारू पी रहा था। सखाराम ने उसे गले से पकड़ लिया और चिल्लाया, निकाल मेरे रुपए। भीखू नशे में था, फिर भी उसने इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, गला तो छोड़ो, देता हूं, देता हूं। सखाराम ने हाथ ढीला छोड़ दिया।
भीकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, मुट्ठी भर सिक्के निकालकर मेज पर डाल दिए। सखाराम ने झपट्टा मारकर उनको तो अपने कब्जे में लिया, गिनकर बोला, मगर तूने तो 350 रुपए चुराए थे, ये तो केवल 3 रुपए 80 पैसे हैं, बाकी कहाँ हैं? यहाँ। भीकू ने अपने पेट की ओर इशारा किया और फिर कह कहा लगाकर बोला, सब पी गया भाई, बड़ा मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद के बच्चे। सखाराम ने फिर उसका गला पकड़ लिया, पर दारू बेचने वाला और उसके दो चार साथी वहां आ गए और सखाराम को हाथ छुड़ाकर उल्टा उसको मारने लगे। नहीं, छोड़ दो इसे, भीकू ने हुक्म दिया और उन लोगों ने सखाराम को छोड़ दिया। ये मेरा दोस्त है, जरा गुस्से में आ गया था। और फिर सखाराम की ओर देखकर बोला, बैठो बैठो, तुम भी पियो, अभी हम 2 बोतलें और मंगा सकते हैं। मैं नहीं पीता, सखाराम ने कहा। यही तो मुश्किल है कि तुम पीते नहीं हो, तभी तो अंटी में इतने रुपए लिए फिरते हो और फिर भी फुटपाथ पर सोते हो। पियो मेरे भाई, दारू तुम्हारे ही पैसे से आई है। ये कहकर उसने गिलास में दारू उड़ेल दी और गिलास सखाराम की तरफ बढ़ाया। सखाराम ने सोचा, ये भी ठीक कहता है, मेरे पैसे ही की तो दारू पी रहा है। उसने गिलास उठाकर मुंह से लगाया। एक बार तो बुरी बदबू आई, फिर दिल कड़ा करके वह पी गया। उसको पहले तो ऐसे लगा कि किसी ने चाकू से उसका गला अंदर से चीर दिया है, मगर थोड़े ही समय में वह अनुभूति जाती रही और उसका स्थान एक नरम नरम गर्मी ने ले लिया जो उसकी देह में दौड़ी जा रही थी। भीखू ने उसका गिलास फिर भर दिया। और पियो मेरे यार। सखाराम ने दूसरा गिलास भी पी लिया। अब उसने गिलास वापस मेज पर रखा ही था और भीखू उसमें तीसरा पैग उड़ेलने के लिए दारू की बोतल उठा ही रहा था कि उसकी दृष्टि उसकी कलाई पर पड़ी, जहां एक सुनहरे पट्टे की घड़ी जगमगा रही थी। ये भी मेरे पैसे से लिए है, वह चिल्लाया। भीखू ने कलाई से घड़ी उतारकर सखाराम को दे दी। ये लो मेरे यार, आज ही एक स्मगलर से 50 रुपए में ली है। असली विलायती घड़ी है, अंधेरे में भी समय बताती है। 2.5 वर्ष के बाद आज भी वह घड़ी सखाराम की कलाई पर लगी हुई अंधेरे में समय बता रही थी। 4:05 हुए थे। सखाराम ने सोचा, समय भी कितनी धीरे धीरे बीतता है। 4:30 बजे तो मैं अपना काम करूं। और फिर उसको घड़ी से भीखू की याद आ गई। भीखू जो अब भी जेल की हवा खा रहा था, परंतु जिसने सखाराम को रुपए चुरा कर उसको चोरी का मार्ग दिखाया था। पहले छोटी मोटी चोरियां, फिर बड़ी चोरियां, मगर कभी सखाराम के पास इतने पैसे नहीं हुए कि वह गांव वापस जाकर अपनी जमीन छुड़ा लेता, 2 बैल खरीद लेता, सावित्री के लिए 2-4 बढ़िया साड़ियां खरीद देता। एक तो चोरी का माल दुकानदारों को कौड़ी के भाव बेचना पड़ता था, दूसरे जो आता था वह खाने पीने पिलाने में खर्च हो जाता था। जेल में फजलू ठीक कहता था, यार इस हराम की कमाई में बरकत नहीं होती। पूना में एक दिन शाम को अंधेरा होते ही एक औरत का बटुआ छीनकर भागना चाहा, मगर उस कमबख्त ने चीख कर आसमान सिर पर उठा लिया। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े थे। सखाराम ने बटुए में से 10-20 रुपए के नोट निकालकर बटुआ जमीन पर फेंक दिया और खुद भागते भागते एसटी के बस स्टैंड की ओर निकल पड़ा। एक बस जाने को तैयार थी, वह उसी में सवार हो गया। बस चल पड़ी। कंडक्टर ने पूछा, कहाँ जाओगे? सखाराम ने, जिसकी सांस दौड़ने से अब तक फूली हुई थी, जवाब दिया, जहां भी बस जा रही है। बस कंडक्टर ने किसी स्थान का नाम लिया जो बस की घरघराहट में सुनाई न दिया। फिर उसने कहा, 7 रुपए होंगे। सखाराम ने उसे चोरी का 10 का नोट पकड़ा दिया, बाकी रुपए लेकर जेब में रख लिए। सुबह सवेरे बस अपनी मंजिल पहुंची तो सखाराम आंखें मलता हुआ उतरा। उसका विचार था कि कोई गांव होगा, परंतु यहां पहुंचकर देखा कि बड़ी रौनक है। अच्छा खासा कस्बा है, बाजार भी है, बाजार में दुकानें भी हैं, दुकानों में सामान भी है, चोरी करने के योग्य सामान। सखाराम ने फैसला कर लिया कि 2-3 रोज यहीं गुजारने चाहिए। कौन जानता है उसका भाग्य यहीं खुल जाए।
दिन भर वे बाजारों में घूमता, किस दुकान में क्या क्या सामान है उसको दिमाग में बैठाता रहता। कहाँ साड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ गहने, कहाँ रेडियो, किस किस दुकान में तिजोरियां हैं जो विश्वास है रुपयों से भरी होंगी। रात को चौकीदार बाजार का गश्त लगाते थे, मगर उसने देख लिया था कि 4:30 बजे सुबह वे अपने अपने घर चले जाते हैं। बस यही वक्त ठीक रहेगा उसके काम के लिए। 2-4 दुकानों से ही उसका काम चल जाएगा और दुकानें खुलने के समय तक वह वहां से बहुत दूर निकल जाएगा। शहर की सारी रौनक बांध के कारण थी। अधिकतर लोग वहीं काम करते थे, सो सखाराम ने सोचा क्यों ना बांध को भी देख लिया जाए। बांध वाकई बड़ा जंगी था। 2 पहाड़ियों के बीच में नदी के पानी को रोकने के लिए बांध बनाया हुआ था। बड़े बड़े बिजली के कारखाने भी थे। बांध पर अब भी कुछ लोग काम कर रहे थे। सैकड़ों मजदूर काम पर लगे हुए थे। एक मजदूर से सखाराम ने पूछा, क्यों भाई, ये इतना बड़ा बांध क्यों बनाया है? उसने कहा, तुम इतना भी नहीं जानते, यहां पानी इकट्ठा करके नहरें निकालेंगे जो सूखे खेतों में पानी पहुंचाएंगी। सखाराम ने सोचा, और ये बिजली घर भी पानी की शक्ति से चलते हैं। यहां बिजली बनती है जो इन तारों से दूर दूर जाती है। जानते हो, बंबई को बिजली यहीं से जाती है। और सखाराम के दिमाग में बंबई की लाखों जगमगाती हुई रोशनियां उभर आईं। इतनी दूर से बिजली वहां जाती है। फिर उसने सोचा, मगर मेरा गांव तो केवल 40 मील दूर है, यहां से वहां तक ये बिजली क्यों नहीं जाती? मुझे इस बिजली से क्या फायदा? एक ऊंचे टीले पर किसी मजदूर ने टीन की छत का एक झोंपड़ा बनाया था। वह खाली पड़ा था। रात को नजर बचाकर सर्दी से बचने के लिए सखाराम उसी में पड़ा रहता। वहां से एक तरफ बहुत दूर बांध पर लगी हुई रोशनियां नजर आती, दूसरी तरफ शहर के मकानों और दुकानों की बत्तियां। वह सोचता, इन रोशनियों के समंदर में यही झोंपड़ा एक अंधेरे का टापू है। फिर सोचता, शायद अंधेरा झोंपड़े में नहीं है, मेरे मन में है। मगर नहीं, ये अंधेरा कुछ और प्रकार का था। इसमें तो बांध की रोशनियां भी डूब गई थीं, शहर की रोशनियां भी डूब गई थीं। अंधेरे के समुद्र की तह में दूर कहीं धुंधली धुंधली सी टिमटिमा रही थी। उसका अपना गला ही घुटता नहीं मालूम होता था। ऐसा लगता था कोई दुनिया का गला घोंट रहा है। संभव है ये मेरा वहम ही हो, उसने सोचा और एक बार फिर घड़ी की अंधेरे में चलने वाली सुइयों की ओर देखा। 4:20 हुए थे। अब उसे चलना चाहिए। बाजार पहुंचने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। यह सोचकर वह खड़ा ही हुआ था कि जमीन के अंदर से एक गड़गड़ाहट की आवाज हुई, जैसे सुरंग में कोई रेल चल रही हो या हवाई जहाज बहुत नीचे उड़ रहा हो और छत पर गिरने ही वाला हो। साथ ही उसके पैर के नीचे से जमीन जैसे सरक गई थी। कदम डगमगाए तो उसने अंधेरे में दीवार का आधार लेने का प्रयत्न किया। हाथ से छुआ तो उसको ऐसा लगा जैसे दीवार भी लड़खड़ा रही है। उसने शाम को शराब पी होती तो वह समझता कि वह सब नशे का परिणाम है, परंतु उसने तो 4 दिन से दारू को हाथ भी न लगाया था। फिर ये सब क्या? भूचाल! एकदम ये ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा और अगले ही क्षण झोंपड़े के लड़खड़ाती हुई दीवारें और खड़खड़ाती हुई टीन की छत एकदम उसके सिर पर आ रही। जब उसको होश आया तो सबसे पहले जो चीज उसने महसूस की कि वह गंधक की तेज बू थी और एकदम घुटने वाला धूल मिट्टी का बादल। अंधेरा अब भी इतना घना था कि उसको चाकू से काट सकते थे। सखाराम को अपने माथे पर पानी की एक लकीर चलती हुई ज्ञात हुई। टटोल कर देखा तो मुंह से सी निकल गई। सिर में गहरी चोट आई थी जिसमें से खून रिस रहा था। टांगों पर, बाजुओं पर, एक और चेहरे पर भी चोटें आई थीं, किंतु ये समय साधारण चोटों की परवाह करने का नहीं था। जख्मों की टीस उसको झिंझोड़कर बेहोशी से बाहर निकाल लाई थी और अब एक ही विचार उसके मस्तिष्क में घूम रहा था। इस झोंपड़े की तरह बाजार में दुकानों की दीवारें और छतें भी गिर गई होंगी। उसको ताला तोड़ने का भी कष्ट नहीं करना होगा। उसने अपनी घड़ी देखी, पूरे 4:30 बजे थे। भूचाल आए केवल 10 मिनट हुए थे। टीन का पतरा जो उसके सिर पर गिरा था
वो हाथ से हटाकर वह उठ खड़ा हुआ। चारों तरफ गिरी हुई दीवारों की ईंटों के ढेर थे। अंधेरे में टटोलता, लंगड़ाता, गिरता पड़ता वह अंदाजे से शहर की ओर चल खड़ा हुआ। अंधेरा अब एक हल्के धुंधलके में परिवर्तित हो रहा था, किंतु बांध पर और शहर में सब जगह बिजली की रोशनियां बुझ गई थीं। अब तो उसका काम और भी सुलभ हो गया था। सारा शहर एकदम गिर पड़ा था, जैसे घर ना हो, बच्चों के बनाए हुए मिट्टी के घरौंदे हों। जमीन से धूल के बादल उठ रहे थे। ईंटों, पत्थरों, टीन के पत्थरों के बीच दबे हुए मर्द, औरतें, बच्चे जो मर गए थे, जो बिल्कुल बेहोश नहीं हुए थे, वह चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, सिसक रहे थे, बिलख रहे थे, कराह रहे थे। एक ने एक छाया सी पास से गुजरते देखी तो चिल्लाया, भाई मुझे इन ईंटों के इस ढेर से निकालो, शायद मेरी टांगे जाती रही हैं। मगर सखाराम को उस समय एक ही धुन थी। वह किसी के प्राण बचाने के लिए तैयार नहीं था। आज भगवान ने उसे सचमुच छप्पर फाड़ कर दौलत दी थी। ऐसा मौका वह खोने वाला नहीं था। 2 हाथों से जितना कुछ समेट सकेगा वह लेकर वहां से चल देगा, और जब तक लोगों को होश आएगा अपने गांव, अपनी सावित्री के पास पहुंच जाएगा। अंधेरे में गिरता पड़ता, संभलता, ठोकरें खाता वह बाजार की तरफ चला जा रहा था। कहीं कहीं मकानों की दीवारें बीच सड़क पर आ रही थीं। ईंट पत्थर के ढेर से बचने के लिए सखाराम को गिरे हुए घरों में से रास्ता बनाना पड़ता। एक बार तो उसको महसूस हुआ कि उसका पैर किसी नरम चीज पर पड़ा है। शायद किसी की टांग थी या हाथ था। एक हल्की सी आह सुनाई दी और वह फिर आगे बढ़ गया। सखाराम ने सुबह के धुंधलके में देखा कि बाजार में किसी भी दुकान की छत या दीवार सलामत नहीं बची थी। दुकानों पर सब सामान बिखरा हुआ था या ईंट पत्थरों के ढेर के नीचे दबा हुआ था। सबसे पहले सखाराम ने साड़ियों की दुकान से 10-15 साड़ियां घसीटी। एक साड़ी को दोहराकर जमीन पर फैलाया, उसमें सब साड़ियों का ढेर लगाया। कुछ कपड़े के थान डाले। पास की दुकान से 2 रेडियो लेकर उनको एक रखा। एक ज्वेलर की दुकान के मलबे में गहने बिखरे हुए थे। सखाराम ने टटोल टटोल कर उठाए। यह देखने का समय नहीं था कि सोने के हैं या चांदी के। एक तिजोरी औंधी पड़ी थी, उसको सीधा करने का प्रयत्न किया, किंतु वह टस से मस न हुई। एक और दुकान का कैश बक्स उड़कर कहीं से कहीं पहुंच गया था। उसको खोलने की कोशिश की, बड़ा भारी था, जरूर रुपए भरे होंगे। जब ना खोल सका तो बंद का बंद ही ढेर में शामिल कर लिया। साड़ी का गट्ठर बांधा। अब तो वह इतना बड़ा हो गया था कि बड़ी कठिनाई से दोनों हाथों से उठाकर उसने सिर पर रखा था। वजन काफी था। उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी, परंतु उसने जी कड़ा करके कदम बढ़ाया ताकि सुबह उठने से पहले वहां से बाहर निकल जाए। धीरे धीरे आसमान से सवेरा उभर रहा था। पूरब की तरफ बादल, पहाड़ियां, बांध, हल्की हल्की परछाइयां सी अब दिखाई दे रही थीं। धीरे धीरे शहर के खंडहर भी धरती पर उभर रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था और तबाही। ऐसा लगता था शहर मर गया, दुनिया मर गई, केवल एक मनुष्य जीवित है और वह दोनों हाथों से दुनिया का धन बटोर कर ले जा रहा है। एक बच्चे के रोने की आवाज ने सखाराम को चौंका दिया। जैसे ये आवाज बाहर से ना आई हो, खुद उसके मन के अंदर से आई हो। उसने मुड़कर देखा। एक घर की छत और दीवारें ढेर हो चुकी थीं। उन्हीं में एक और बाप मरा पड़ा था, पास ही मां, और इन दोनों लाशों के करीब ही एक 1.5 साल का बच्चा जो किसी कारण बच गया था, ईंटों के ढेर पर बैठा दहाड़ मार मार कर रो रहा था। सखाराम ने बच्चे को देखकर फिर ऐसे नजर फेर ली जैसे बच्चे ने उसकी चोरी पकड़ी हो। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता कि इतनी दूर पहुंच जाए कि बच्चे की आवाज उसके कानों तक न पहुंचे, मगर बच्चे ने पहले से भी ज्यादा जोर से रोना शुरू कर दिया। चलते चलते कदम आप से आप रुक गए। उसको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उसका अपना ही बच्चा हो, जो हमेशा उसके सपनों में आता था, किंतु जिसने अब तक सावित्री की कोख से जन्म न लिया था। उसने मुड़कर बच्चे की तरफ देखा। सर पर गट्ठर उठाए उल्टे पांव उसके नजदीक गया। सोचा किसी तरह इस गठरी को भी ले चलूं और इस बच्चे को भी उठा लूं, मगर हाथ 2 ही थे। एक बोझ को संभाल सकते थे या बच्चे को गोद में ले सकते थे। उसने सिर से गठरी उतार फेंकी।
दौड़कर बच्चे के बाप के पास गया। बेचारे के सर पर एक भारी पत्थर गिरा था। कब का दम तोड़ चुका था। मां की नाड़ी पर हाथ रखा, हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। फिर उसने बच्चे की तरफ हाथ फैलाया। बच्चा हुमक कर उसकी गोद में आते ही खामोश हो गया, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। सखाराम ने एक नजर उस गठरी की तरफ देखा जिसमें दुनिया की हर दौलत मौजूद थी। फिर दोनों हाथों से बच्चे को संभाल कर अपनी छाती से लगा लिया और चल खड़ा हुआ। दूर बांध के पीछे सूरज बादलों में से अपना सिर निकालकर कोयना नगर की तबाही देख रहा था, मगर सूरज की एक नरम किरण सखाराम और उसकी छाती से लगे हुए बच्चे पर पड़ी और बच्चा, जिसकी आंखों में अब तक आंसू थे, आप ही आप मुस्कुरा दिया।